हे गाइस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर 2020, जिसमें हम आज से तथा कल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीर्थ यात्रा के लिए खोला गया स्थल मक्का किस देश में स्थित है? तो अभी हाल ही में मक्का को खोल दिया गया है तीर्थ स्थल के लिए और यह स्थित है सऊदी अरबिया में। तो चलिए देखते हैं समाचारों में क्यों है। तो अभी हाल ही में तीर्थ स्थल के लिए सऊदी अरबिया में मक्का को खोल दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इस वजह से मक्का को बंद कर दिया गया था तीर्थ स्थल के लिए। तो यह किसका तीर्थ स्थल? आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि यह इस्लाम का एक पवित्र शहर है और यहाँ पर सऊदी अरब के मक्का प्रांत की यह राजधानी भी है और यह हिजाज क्षेत्र में स्थित है, जो 200 किलोमीटर की एक विस्तृत पर्वतीय पट्टी है और अन्य नफूद रेगिस्तान को लाल सागर से पृथक करती है। तो बेसिकली ये रहा मक्का, ये जो कि मक्का प्रांत की राजधानी है। आप सऊदी अरबिया को मैप में देख सकते हैं। सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद है। सऊदी अरबिया का बॉर्डर यमन से लगता है, ओमान से लगता है, यूएई से लगता है और ये कतर है यहाँ पास, और ये कुवैत से लगता है, और ये ईरान इराक से लगता है, जॉर्डन से लगता है, और यह पश्चिम में रेड सी से के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। नीचे तो उसकी बॉर्डर है ही नहीं। पूर्व में पर्शियन गल्फ के साथ इसकी बॉर्डर है, इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस द्वीप समूह देश ने जनमत संग्रह के आधार पर फ्रांस से स्वतंत्र न होने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने जनमत संग्रह के आधार पर फ्रांस से स्वतंत्र न होने का निर्णय लिया। तो चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण। अभी हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने अपने देश में एक जनमत संग्रह कराया था। बेसिकली ये रहा न्यू कैलेडोनिया, आप इसको मैप में पहले देख सकते हैं। ये न्यू कैलेडोनिया है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ये न्यू कैलेडोनिया स्थित है, लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व में है। आप न्यूजीलैंड को भी देख सकते हैं, ये न्यूजीलैंड है और ये न्यू कैलेडोनिया है। तो अभी हाल ही में न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह, बेसिकली न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के अंतर्गत आता। फ्रांस का यहाँ पर आधिपत्य था और फ्रांस के अंतर्गत ही यहाँ की सरकार है। तो अभी हाल ही में यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था कि हमें फ्रांस से स्वतंत्र होना है या फिर नहीं। तो इन्होंने जनमत संग्रह में फ्रांस से स्वतंत्र ना होने की बात कही है। तो अभी अंतिम परिणामों के अनुसार लगभग 170 वर्षों के पश्चात फ्रांस से पृथक्करण को अस्वीकार करने के पक्ष में 53.26% लोगों ने मतदान किया था। अभी 2 साल पहले भी इसमें मतदान किया गया था कि क्या हमें फ्रांस से अलग होना है या नहीं। तब 56.7% लोगों ने कहा था कि हमें अलग नहीं होना है। और यह दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 1210 किलोमीटर दूरी पर वानुआतु के दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप समूह मेलनेशिया उपभाग का एक भाग है, जिसमें ग्रांड टेरे द्वीप, रॉयल्टी द्वीप समूह, चेस्टरफील्ड द्वीप समूह, बेलेफ द्वीप समूह, पाइंस द्वीप और कुछ दूरस्थ द्वीप समूह शामिल हैं। और यह जीलैंड का एक भाग है। जीलैंड क्या है? न्यूजीलैंड जो दिखता है हमको ऊपर, उसके नीचे बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है न्यूजीलैंड का मिलाकर, तो उसे जीलैंड कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डाक मतपत्र से मतदान करने को लेकर नए नियम बनाए हैं? तो अभी हाल ही में डाक मतपत्र से मतदान करने को लेकर चुनाव आयोग ने नए नियम बनाए हैं। बेसिकली डाक मतपत्र से मतदान होता क्या है? तो डाक मतपत्र जैसे कुछ ऑफिसर्स जब चुनाव हो रहा होता है उनके क्षेत्र में, तो वो वहाँ उपस्थित नहीं होते और वो कार्य के लिए कहीं बाहर गए होते हैं, तो उनको तो वोट तो डालना ही होता है चुनाव में। तो वोट डालें कैसे? तो इसके लिए डाक मतपत्र का उपयोग किया जाता है। उनको एक डाक के जरिए एक कागज़ दे दिया जाता है और उस कागज़ में वे अपना वोट डाल देते हैं कि हमको किसके पक्ष में वोटिंग करना है, और फिर वो कागज़ वापस ले लिया जाता है उनसे जब वो वोटिंग उसमें कर देते हैं, और इस तरह से उनका वोट काउंट हो जाता है। तो ये डाक मतपत्र से मतदान करने की एक प्रक्रिया हो गई। लेकिन अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस पर नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि जो 80 उम्र से अधिक उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, उनको भी इस योजना में लाभ मिल सके। मतलब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, तो वो मतदान क्षेत्र में जाकर मतदान करने में थोड़े असमर्थ होते हैं। तो इसलिए अब ये जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, ये भी डाक मतपत्र से मतदान कर पाएंगे। इसके लिए यह नियम बनाया गया है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, जितने भी विधानसभा क्षेत्र होंगे या लोकसभा क्षेत्र होंगे, वहाँ पर एक जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो पोलिंग टीमें तैनात करेंगे, जो
जाकर सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में डाक मत पत्र दे देंगे। जिनके घरों में 80 उम्र से अधिक के लोग होंगे, एक निश्चित तारीख को, और एक निश्चित तारीख को उनसे वो डाक मत पत्र ले लिए जाएंगे जब वो वोटिंग उसमें कर देंगे। और इस तरह से उनको पोलिंग बूथ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और वो अपने घर से ही मतदान कर पाएंगे। अब आगे बात किया जाए तो यह सेवा, इनके अलावा और कौन कौन इसका लाभ उठाते हैं, तो इसका लाभ एक सीमित समूह के लोग ही उठाते हैं। इससे पहले यह सुविधा सशस्त्र बलों जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्य, मतलब जितनी भी सेनाएं हैं, और राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, जैसे पुलिस के सदस्य कहीं चले दूसरे राज्यों में तैनात किए गए हों किसी कारणवश, और भारत के बाहर तैनात किए हुए सरकारी कर्मचारी, जैसे किसी को विदेश में तैनात कर दिया जाता है, जैसे आईएफएस ऑफिसर हो गए, तो ये सभी इसके तहत डालने के योग्य हैं। और इसके साथ ही साथ उनके जीवन साथी भी इसके लिए योग्य हैं। और बात करें तो यह बेसिकली यह नियम आता कहाँ से है, तो यह नियम आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत आता है। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसके तहत ये इन लोगों को छूट प्राप्त है कि आप डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकते हैं। अगर और बात करें तो कि इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या है, तो इसमें निम्नलिखित बातों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो यह है कि यह इसमें संसद और राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता बताई गई है कि कौन सा व्यक्ति योग्य है संसद का सदस्य बनने, मतलब एमपी या फिर एमएलए बनने के योग्य है, कौन अयोग्य है। और चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक भागीदारी, मतलब प्रशासनिक मशीनरी, कौन कौन से लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा चुनाव प्रक्रिया में, है ना। जैसे टीचर्स शामिल होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी, तो कैसे कैसे लोग शामिल होंगे, और राजनीतिक दलों का पंजीकरण कैसे होगा, और चुनाव का संचालन किस तरह से किया जाएगा, और निर्वाचन संबंधी विवाद भी तो उत्पन्न हो जाते हैं, उनके संबंध में इसके बारे में दिया गया है। और भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, चुनावी अपराध और उपचुनाव, ये सभी जानकारियाँ इस किस में दी गई हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि हाथरस दुष्कर्म से संबंधित मामले में नार्को टेस्ट कराए जाएंगे, तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा है कि हाथरस दुष्कर्म से संबंधित मामलों में नार्को टेस्ट कराए जाएंगे। तो चलिए जानते ही है नार्को टेस्ट क्या है। नार्को टेस्ट में बेसिकली जिस भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाता है उसको एक केमिकल, ये सोडियम पेंटोथल, उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति एक तरह से बेहोश हो जाता है, लेकिन जागता रहता है, लेकिन वह बेहोशी की हालत में होता है, जिससे उससे जो भी सवाल पूछे जाते हैं तो वह उन सभी सवालों का सही सही जवाब देता है। क्योंकि वह बेहोशी की हालत में होता है तो उसका दिमाग उस समय अपने से कार्य नहीं करता कि हम झूठ बोल पाएँ, इसलिए इसका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति झूठ बोलने की आशंका रहती है ज़्यादा, तब इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि झूठ को पकड़ा जा सके। तो अभी हाथरस का जो मामला हुआ था उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह नार्को टेस्ट कराएगी आरोपियों का। और आपको यहाँ यह बात नोट करने योग्य है कि सोडियम पेंटोथल इसका उपयोग किया जाता है नार्को टेस्ट में। बेसिकली ये जो नार्को टेस्ट है इस पर अभी 100% सफलता प्राप्त नहीं हुई है, मतलब अभी भी यह विवादास्पद है। इसमें कोई भरोसा नहीं है कि इसका जो रिजल्ट आता है वो 100% राइट ही हो, वैज्ञानिक रूप से भी, और अभी चिकित्सा के क्षेत्र में भी यह विवादास्पद बनी हुई है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अभी हाल ही में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह किस मिसाइल ग्रुप से संबंधित है? ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी त्रिशूल, डी के मिसाइल। तो इसका सही आंसर है डी के मिसाइल। तो अभी हाल ही में जो सौर मिसाइल का परीक्षण किया गया था वह के मिसाइल से संबंधित है, के मिसाइल ग्रुप से संबंधित है। तो हाल ही में 3 अक्टूबर को भारत द्वारा परमाणु सक्षम सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सौर मिसाइल के मिसाइल समूह से संबंधित है। के मिसाइल बेसिकली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के से लिया गया है, उनके ऑनर पर, है ना। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इस मिसाइल को अरिहंत वर्ग की परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। तो यह एक परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है जिसका नाम अरिहंत है। और आगे पढ़ें तो सौर मिसाइल लघु श्रेणी SLBM K-15 सागरिका का भूमि संस्करण है जिसकी रेंज कम से कम
750 है, 750 किलोमीटर है। तो इसकी रेंज कम से कम 750 किलोमीटर है और यह लघु श्रेणी की, जैसा कि आप यहाँ जान सकते हैं 750 मतलब लघु श्रेणी है। इससे मध्यम श्रेणी होती है जो लगभग 3000 4000 के आसपास होती है, और उससे अधिक हो गई उच्च श्रेणी जो लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर दूरी तक मार सकती है। तो यह एक लघु श्रेणी की मिसाइल है जो 750 किलोमीटर तक जा सकती है, जिसकी रेंज कम से कम इतनी है। और भी बड़ी रेंज की मिसाइलें हैं। और यह एक SLBM मिसाइल है। मतलब SLBM को क्या बोलते हैं? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब जो सबमरीन को पनडुब्बी कहते हैं। सबमरीन मतलब पनडुब्बी से जिन मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है यह उन मिसाइलों में से एक है, और इसका नाम है K-15 सगारिका। ओके, आगे पढ़ा जाए तो के मिसाइल समूह क्या है? तो के मिसाइल समूह मुख्य रूप से पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया है। तो बेसिकली ये जो के मिसाइल समूह हैं, ये सभी वे मिसाइलें हैं जिनको पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। तो आपको यह बात याद रखने योग्य है कि जितनी भी मिसाइलें पनडुब्बी से लॉन्च की जाती हैं, मतलब जितनी भी के मिसाइलें हैं वो पनडुब्बी से लॉन्च की जाती हैं। और इनको किसने विकसित किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है। और इस मिसाइल समूह से संबंधित मिसाइलों का नाम, जैसा कि मैंने बताया, APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। और आगे पढ़ा जाए तो के मिसाइल समूहों की शुरुआत कैसे हुई? तो नौसैनिक प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों का विकास 1990 के दशक के अंत में भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में शुरू हुआ था। इसका बेसिकली उद्देश्य यह था कि भारत समुद्र से, स्थल से और हवा से, तीनों जगह से कहीं भी वार कर सके किसी विपक्षी देश पर, और या फिर उनके वार को कम कर सके। इसका मेन उद्देश्य यह था कि सभी क्षेत्रों में शक्तियों को, अपनी क्षमता को हासिल करना। चूंकि इन मिसाइलों को पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किया जाता है, इसलिए ये भूमि से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइलों की तुलना में हल्की, छोटी एवं प्रच्छन्न होती हैं। अग्नि मिसाइलें मध्यम एवं अंतर, अब बता रहा है अग्नि मिसाइलों के बारे में, यह भी आप जान लीजिए। अग्नि मिसाइलें मध्यम एवं अंतर महाद्वीपीय श्रेणी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में मैंने आपको बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइलें क्या होती हैं? जो कर्व बनाते हुए जाती हैं। और क्रूज मिसाइलें क्या होती हैं? जो सीधा सीधा जाती हैं, जमीन से, सतह से जुड़े रहती हैं, मतलब सतह से नज़दीक रहती हैं। भारत ने 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली कई K-4 मिसाइलों का विकास एवं सफल परीक्षण किया। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये तो सबसे कम रेंज था 750 किलोमीटर। इससे भी ज़्यादा 3,500 किलोमीटर रेंज की कई मिसाइलों का भारत ने परीक्षण किया है, K-4 मिसाइलों का। और K-4 मिसाइल समूह की अधिकांश मिसाइलों को K-5 और K-6 नाम दिया गया है, जिनकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर के मध्य है। और K-15 और K-4 मिसाइलों का विकास एवं परीक्षण वर्ष 2010 की शुरुआत में शुरू हुआ था। तो बेसिकली यह कह रहा है कि K-4 ये मिसाइलें जो अभी विकसित की गई हैं, ये K-4 और K-15, इनका परीक्षण 2010 के बाद शुरू हुआ था। इसके पहले बाकी जो मिसाइलें थी उनका परीक्षण किया जाता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो ये पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।